प्रेजेंटेड बाय पान बहार इलायची, पहचान कामयाबी की। को प्रेजेंटेड बाय माचो हिंट, फैशन बड़े आराम से। नमस्कार, मैं हूं सोनू सूद और गुड न्यूज टुडे पर रोज रात 9 बजे आपके जीवन में लेकर आता हूं गुड की गारंटी। आज की कहानी का विषय है कोशिश से बदलाव। तो आइए साथ में मिलकर देखते हैं और जीवन में अच्छाई को और बढ़ाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो पिछले कुछ सप्ताह पहले मेरे साथ घटी। मैं अपना पूरा दिन जो ख़त्म करके जब मैं घर पे आया तो मेरे वॉचमैन ने बताया कि एक लड़की नीचे खड़ी है जो चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, और वो पूरा दिन वहाँ खड़ी हुई थी। और उस दिन मैं गुड न्यूज़ टुडे की ही शूटिंग करके लौटा था। रात के 11:30 बजे का समय था। तो मैं नीचे गया, उस लड़की से मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या है। तो उसने बताया कि उसे एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है जो सिर्फ एक डॉक्टर थे मुंबई में जिनका नाम था आलोक शर्मा, जो वही ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि रात को 11:30 बजे डॉक्टर साहब को क्या फ़ोन करूँगा। मैंने उस लड़की से डॉक्टर साहब का नंबर लिया और उनके सामने खड़े खड़े एक मैसेज डाला कि डॉक्टर साहब जब आप फ्री होंगे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। और जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब का मुझे वापस मैसेज आया हुआ है और उन्होंने बोला कि हम सोनू अभी बात कर सकते हैं। करीबन 12 बजे का समय था। मैंने डॉक्टर साहब से बात किया, उस लड़की की जो रिपोर्ट से शेयर की थी, और डॉक्टर साहब ने उसे देखने के बाद बोला कि सोनू इसे आप कल मेरे अस्पताल में भेज दीजिए। वो लड़की अस्पताल में गई, उसका इलाज शुरू हुआ। मैं उन डॉक्टर को हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्टर आप एक जादूगर हैं कि किस तरह आप ठीक करते हैं। और उस लड़की का काफ़ी सप्ताह इलाज चलना शुरू हुआ और वो अब ठीक होने की कगार पर है, पहला स्टेप ले चुके हैं। कमाल की बात ये है जो मैं हमेशा गुड न्यूज़ टुडे के दर्शकों को शेयर करता हूँ कि जब आप कमाल का काम करना चाहते हैं तो समय की कोई सीमा नहीं होती। जिस तरह से आप काम करना चाहते हैं उसका कोई ग्राफ नहीं होता। आप बस काम करना चाहते हैं और आप देखते हैं कि कैसे लोग जुड़ते हैं। डॉक्टर आलोक से मैं कभी आज तक नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, लेकिन कैसे मदद के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया और आज हम उनके साथ कई सर्जरीज कर रहे हैं। डॉक्टर आलोक ने उस लड़की की जिंदगी बदली। चलिए देखते हैं उनकी कहानी। ये मुंबई के न्यूरोजेन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट का ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। डॉक्टर्स की टीम यहां एक जिंदगी को बचाने में जुटी है। रात को 11 बजे आप अपने घर से नीचे आके एक जो रोजलिन की आपने मदद करी, रात को 12 बजे मेरे से फोन पे बात करी, ये सब करते नहीं। ये एक लड़की थी जो अकेली थी, आई हुई थी हैदराबाद से, और आपने रात को उसको वहां छोड़ा नहीं, आपने उसकी मदद करी, हमारे पास रेफर किया। तो आपका और आपके फाउंडेशन का बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हमने तो आज तक सिर्फ सुना था आपने जो काम किया है, पर ये पहली बार हमने एक्चुअली देखा कि आप किस तरह इंडिविजुअल पेशेंट जिनका कोई नहीं है, इनका कोई नहीं है, और आप उनकी आउट ऑफ द वे जाके थ्रू योर फाउंडेशन मदद करते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो अपने पैरों से चलने की कोशिश कर रही हैं, इनका नाम है रोजेलिन। कुछ देर पहले आप इन्हें ही ऑपरेशन टेबल पर हरे कपड़ों के नीचे देख रहे थे। मेरा नाम रोजलिन है। मैं हैदराबाद से सोनू सूद सर को मिलने के लिए आई थी मेरे ट्रीटमेंट के लिए। मैंने उनके घर के सामने पूरा दिन वेट किया मेरे ट्रीटमेंट के लिए, और मैंने फाइनली मुझे रात को उनसे मिलने का चांस मिला। और मैं उनसे मिलने के बाद में सर ने मुझे रात को 12 बजे डॉक्टर आलोक शर्मा उनसे बात करके मुझे वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए भेजा। अब मैं सोनू सर के वजह से
मेरा ट्रीटमेंट हो पाया है। चलने की ताकत और उम्मीद खो देने के बाद, हर जगह से निराश होने के बाद जब वर्षों से शांत शरीर हिलने लगे तो इसे आम आदमी चमत्कार कहता है और डॉक्टर इसे अनुभव और रिसर्च का नतीजा कहते हैं। डॉक्टर आलोक शर्मा से मिलने से पहले रोजेलिन को कई जगह इलाज के लिए दिखाया गया। हर बार उम्मीद बंधती थी और टूट जाती थी, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी ने रोजेलिन को नया हौसला दिया है। स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बाद में मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। मैं आगे भी बहुत इम्प्रूव होगा मेरा कंडीशन, ये उम्मीद करती हूँ। किसी भी तरह से होप नहीं लूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का सलूशन होता है, जैसे मुझे यहाँ पे आके सलूशन मिला। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्टेम सेल थेरेपी होती क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं स्टेम सेल के बारे में। आसान शब्दों में कहें तो स्टेम सेल इंसान के शरीर को बनाने का कच्चा माल है। इसमें इंसान की कमजोरी और ताकत सब मौजूद होती है। इसीलिए स्टेम सेल का इस्तेमाल इलाज के लिए किया जाता है। इसे ही स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। थेरेपी के लिए डॉक्टर मरीज की रीढ़ से बोन मैरो निकालते हैं। इससे स्टेम सेल अलग की जाती है, फिर उसे मरीज के शरीर में डाला जाता है। तो रोजलिन का इलाज हो गया है, हमने उसके ऊपर स्टेम सेल थेरेपी करी है। और स्टेम सेल में हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट की जो बोन है, पेल्विक बोन, वहां से हम बोन मैरो निकालते हैं। उस बोन मैरो में से स्टेम सेल अलग करके हम रोजलिन की स्पाइनल फ्लूइड में और उसके जितने कमजोर मसल्स हैं उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। ये एक बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है। इसमें सिर्फ इंजेक्शंस लगते हैं, कोई ऑपरेशन, काटा पीटी, ऐसे चीरे टाके कुछ नहीं होते। ये 100% सेफ ट्रीटमेंट है जिसमें कोई रिस्क नहीं। और रोजलिन ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। शी इज ऑलरेडी फीलिंग मोर एनर्जेटिक। उनके हाथ पैर में थोड़ी ताकत इंप्रूव हो गई है। वो खुद कह रहे हैं कि उनके बैठने में, खड़े होने में, चलने में ऑलरेडी ट्रीटमेंट के बाद इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं। पर पूरे इम्प्रूवमेंट्स आने में 3 से 6 महीने लगते हैं। और धीरे धीरे करके रोजलिन को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थेरेपी करनी पड़ेगी और स्लोली वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएगी। हमारे इन बीमारियों के पेशेंट हैं, हमारा एक सिंपल एम है कि किसी भी तरह वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। तो हमारे स्टेम सेल थेरेपी और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से हम इनको इंडिपेंडेंट कर देते हैं। उम्मीद है कि रोजेलिन हर गुजरते दिन के साथ अपनी पहले जैसी जिंदगी जी पाएंगी। उनकी इच्छा शक्ति और डॉक्टर आलोक शर्मा का इलाज मिलकर एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिसमें इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए जीवन का सूर्योदय इंतजार कर रहा है। मुंबई से पूर्वा चिटनिस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शायद यही वजह है कि हम सब डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहते हैं। आलोक शर्मा जी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शर्मा, गुड न्यूज टुडे पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आधी रात को आपने मेरा फोन लिया, मुझसे बात की और आज इस मंच पर गुड न्यूज टुडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर शर्मा, मुझे याद है कि रोजेलिन जब अपने परिवार के साथ मुझसे मिलने आई थी तो उसी रात करीबन 12:30 बजे आपसे बात हुई और आप फौरन इलाज के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर साहब, इतनी लगन कैसे आती है आप में? थैंक यू वेरी मच सोनू जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। पर हमारे लिए ये जो काम है, दिस इज अ मिशन, दिस इज आवर पैशन। बिकॉज ऐसे हमारे देश में 2,90,00,000 दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं जिनके लिए अब तक कोई इलाज नहीं है, सिर्फ रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। पर हमारी इंस्टीट्यूट में हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसको हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं,
हम इसको रिहैबिलिटेशन के साथ कंबाइन करके हमने अब तक 10,000 से ज़्यादा हमारे दिव्यांग भाई बहनों की मदद करी है, जो रोजलिन जैसे पेशेंट्स, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट्स होते हैं, जिनके हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि चल नहीं पाते, व्हीलचेयर पे आ जाते हैं, हमने उनकी बीमारी को ठीक करके उनको रिवर्स किया है कि वो एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जी सके। तो आप जो एनर्जी की बात करते हैं वो आता है बिकॉज हमारे लिए काम नहीं है, ये हमारी एक ज़िंदगी का मकसद है, सिर्फ मेरा नहीं, हमारी पूरी टीम का। तो इस वजह से हम दिन रात काम करते हैं, क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं इनके लिए और कोई दूसरा मेडिकल होप नहीं है, इसलिए जो हमारा काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपके पास तो दुनिया भर से मरीज आते हैं और जब वो ठीक होकर जाते हैं तो क्या कहते हैं? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। पर यस, आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ दुनिया भर से पेशेंट आते हैं। हमने आज तक 70 डिफरेंट कंट्रीज, 70 देशों से हमने पेशेंट्स का इलाज किया है, जो सारे 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। और वो यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट हैं। हमने ये दिखाया है कि ऑटिज्म रिवर्स हो सकता है। हमने आउट ऑफ आवर 10,000 पेशेंट जब हमने इलाज किया है, उसमें से 3,500 ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं। और ये जो पेशेंट्स हैं, जो बच्चे जो पहले बोल नहीं पाते, स्टेम सेल थेरेपी के बाद बोलने लग जाते हैं। ये जो बच्चे हाइपर एक्टिव, अग्रेसिव होते हैं, उनके ये अग्रेसिवनेस, हाइपर एक्टिविटी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। वो जो बच्चे जो पढ़ लिख नहीं पाते, अभी नॉर्मल स्कूल्स में जाने लग गए हैं। तो और अपार्ट फ्रॉम द क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट, हम इनके ब्रेन स्कैन्स करते हैं पहले और बाद में, और हमने देखा है कि जो ब्रेन डैमेज होता है, जो हमको स्टेम सेल थेरेपी के पहले ब्रेन स्कैन में दिखता है, स्टेम सेल के बाद ये पूरा का पूरा डैमेज क्लियर हो जाता है। तो इसलिए दुनिया भर से ऑटिज्म और इस तरह की बीमारियों के पेशेंट हमारे पास आते हैं। डॉक्टर साहब, आप समाज और सरकार से किस तरह का सहयोग चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि क्या संदेश जाए गुड न्यूज़ टुडे के इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि आपको किस तरह से और मदद पहुंच पाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सोनू जी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एट अ गवर्नमेंट लेवल जो कई ब्यूरोक्रेटिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, बड़ी डिफिकल्टीज हैं इस काम करने में। कई लोग ये काम करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द करंट गाइडलाइंस विच आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव, वो काम कर नहीं पाते। पर जो लोअर लेवल जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कई रेगुलेटर्स हैं वेरियस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के, वो इस ट्रीटमेंट को फ्रीली अवेलेबल होने नहीं देते। तो सबसे पहले हमको डॉक्टर्स को फ्री करना है कि वो ये काम इजीली कर पाए। ओके, ये यदि हो गया, क्योंकि 2,90,00,000 दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं। ओके, जब तक ये ट्रीटमेंट, अभी आज की तारीख में हम ये बॉम्बे में कर रहे हैं, पूरी इंडिया से पेशेंट हमारे पास आते हैं, पूरी वर्ल्ड से पेशेंट हमारे पास आते हैं। हम चाहते हैं कि ये हर शहर में, हर बड़े शहर में, छोटे शहर में हो, कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को इतनी दूर आना नहीं पड़े, उनको ट्रीटमेंट अपने शहर में ही मिल जाए। ये हम चाहते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुड न्यूज़, बिकॉज हमारे देश में न्यूज़ हमेशा नेगेटिव ही न्यूज़ आती रहती है, और थ्रू दिस प्रोग्राम जो देश में जो अच्छा हो रहा है वो लोगों को देखने का एक मौका मिलता है। सो माई ग्रेटफुल थैंक्स टू यू सोनू जी, योर फाउंडेशन, सूद फाउंडेशन, एज वेल एज गुड न्यूज़। थैंक यू सो मच। मेरा सिर्फ जाते हुए एक यही मैसेज है कि जो हमारे जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, नॉट टू गिव अप होप, कि आपके लिए ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ना सिर्फ रोजलिन बल्कि सूद फाउंडेशन से जुड़े एक और छोटे से बच्चे महफूज, जिससे न्यूरो मस्कुलर प्रॉब्लम थी, उसका भी इलाज किया और उसे एक नई जिंदगी दी, एक नया मोड़ उसको जिंदगी का मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से चाहता हूं कि आप जैसे लोग और हों इस धरती पर, जिंदगियां बदल सकें, क्योंकि आप लोग भगवान से कम नहीं हैं। और जल्दी ही मुलाकात होगी आपके हॉस्पिटल में। डॉक्टर, ध्यान रखें। थैंक यू सो मच सोनू जी। आज मैं आपको एक अजीब सी जिद की कहानी सुनाता हूं। दिल्ली में एक सज्जन हैं, उन्हें लगता है कि वो इतिहास की कमियों को दुरुस्त कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जो तरीका चुना है वो भी कमाल का है।
इतिहास की मरम्मत की कहानी देखिए और सीखिए। आपने और हमने सैकड़ों साल पुराने इतिहास को पढ़ा है, उसके बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी इतिहास को महसूस किया है? जी हाँ, दिल्ली के डॉक्टर आदित्य ने सदियों पुराने इतिहास को महसूस किया है। उस इतिहास को केवल वो महसूस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप देख सकते हैं कि आदित्य पुराने कई इतिहासों के साथ जी रहे हैं। जी हाँ, यह है डॉक्टर आदित्य का मिनी म्यूजियम, जहां पर वर्ल्ड वॉर से लेकर ब्रिटिश वॉर तक की तमाम छोटी बड़ी चीजों का कलेक्शन रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि और किस तरह की चीजों का कलेक्शन इस आदित्य की म्यूजियम में है और क्या कुछ खास है उनके इस म्यूजियम में। Anything which is old is what I collect. मेरे लिए कोई भी चीज़ जो पुरानी हो रही है या फेज आउट हो जाती है, आई ट्राई एंड प्रोटेक्ट इट, बिकॉज हर प्रोडक्ट का एक कंट्रीब्यूशन है इन द हिस्ट्री ऑफ थिंग्स। एंड अनलकीली व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इज कि लोगों ने कभी उसको रिकॉर्ड नहीं किया। इफ़ यू एक्चुअली गेट ऑन टू गूगल और आप सर्च करना शुरू करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको हिस्ट्री कुछ नहीं मिलेगी। सो आई ट्राई एंड ट्रैक द अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, या बहुत सारे हिस्ट्री के कंपोनेंट्स जो कभी भी नोटिस नहीं किए गए या रिकॉर्ड नहीं किए गए। आई ट्राई एंड पुट दोज थिंग्स टुगेदर। करीब 8 साल पहले वन डे आई वाज शोइंग माय डॉटर जो मेरी माचिस की कलेक्शन थी। सो शी स्टार्टेड कि आपने क्यों कलेक्ट करना बंद कर दिया, आपको करते रहना चाहिए था, बिकॉज इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। तो आई सेड ओके, दोबारा करते हैं। आई कलेक्ट फ्रॉम अ पिन टू एन एरोप्लेन। मेरा बस चलता तो मैं हर चीज़ इकट्ठी कर लेता। एरोप्लेन नहीं है बिकॉज एरोप्लेन पार्क करने की जगह नहीं थी। आई ऑलमोस्ट वेंट एंड परचेज्ड अ विंटेज एयरक्राफ्ट, पर उसको पार्क करने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं नहीं कलेक्ट कर पाया। पर एवरीथिंग दैट फॉल्स इन बिटवीन, आई कलेक्ट विंटेज कार्स, आई कलेक्ट विंटेज टू व्हीलर्स, आई कलेक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज। व्हेन आई से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीन्स टीवी हो गए, रेडियो हो गए, टेप रिकॉर्डर्स हो गए, ग्रामोफोन्स हो गए, या स्पूल प्लेयर्स हो गए, या ट्रांजिस्टर्स हो गए, से लेके कैमरास, vintage cameras. American War Forces, Air Forces of America. मैं इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉच कलेक्टर हूँ। मेरी कलेक्शन में करीब 1300 के करीब घड़ियाँ हैं। मैं विंटेज टिन बॉक्सेस कलेक्ट करता हूँ। सो आई एम वन ऑफ द लार्जेस्ट टिन बॉक्स कलेक्टर्स इन द कंट्री। फिर मैं मैच बॉक्सेस कलेक्ट करता हूँ, जो मेरी एक्चुअली द फर्स्ट कलेक्शन थी। एज अ चाइल्ड मैं 7 साल का या 8 साल का था जब मैंने मैचेस इकट्ठी करनी शुरू की थी। फिर आई कलेक्ट बुक्स एंड कॉमिक्स। मेरे पास करीब 6 से 7 हज़ार बुक्स और कॉमिक्स का कलेक्शन है। देन आई कलेक्ट टाइपराइटर्स। आई थिंक आई एम द सेकेंड लार्जेस्ट टाइपराइटर कलेक्टर इन द कंट्री। मेरे पास करीब 150 से 155 टाइपराइटर होंगे मेरी कलेक्शन में। आई कलेक्ट अ लॉट ऑफ वॉर मेमोरेबिलियाज। आई कलेक्ट अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स जो पहले आते थे। आई कलेक्ट अ लॉट ऑफ आर्ट पीसेस। मेरे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कैमराज हैं। मेरे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रोजेक्टर्स हैं। मेरी जो ओल्डेस्ट कलेक्शन है वो फॉसिल्स की है या प्री हिस्टोरिक टूल्स की है। जब हम इंसान केव्स में रहता था और टूल्स बनाता था, उन टूल्स की है, या फॉसिल्स हैं जो लाखों साल पहले के फॉसिल्स बने हुए हैं। सो आई कलेक्ट एवरीथिंग। मतलब शायद ही कोई ऐसी कैटेगरी होगी जो मैं कलेक्ट नहीं करता। सी, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हुए आते हैं, सैडली वो सिर्फ 10% है। किताबों में जो लिखा हुआ है वो 10% भी नहीं है, और वो 10% भी जो लिखा हुआ है वो 10% भी मैनिपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। सिचुएशन इज कि आई एम एक्चुअली ओवरफ्लोइंग कि मैं कहाँ स्टोर करता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास स्पेस क्रंच है बहुत मेजर कि कहाँ पे सामान रखना है। इनिशियली तो पीपल यूज्ड टू टेल मी, तो कबाड़ी वाला बनता जा रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू टेल मी कि कर क्या रहा है। इवन द फैमिली, एवरीबडी वाज लाइक कि मतलब क्यों, कहाँ, व्हाई आर यू डूइंग दिस। और हमारे लिए हमारे घर में जगह नहीं बची है तेरे इस चक्कर में।
एंड वी हैड अ लॉट ऑफ ओपिनियन डिफरेंसेस, बट इट इज़ ओके। पिछले कुछ सालों से इसको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलना शुरू हो गया, बहुत सारे जगहों से, इवन अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया, और इट गिव्स एन आइडेंटिटी। नॉट सिर्फ मेरे लिए आइडेंटिटी है, ये एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी ये है कि एक ऐसा एफर्ट किया जा रहा है जो अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री को प्रिजर्व किया जा रहा है। इवेंचुअली जो एम है या इवेंचुअली जो गोल है वो एक ऐसा म्यूजियम बना देने का एम और गोल है कि एक कॉमन मैन म्यूजियम बन के रह जाए। हर आदमी उससे डायरेक्टली रिलेट करता है, हर आदमी के इमोशंस जुड़े हुए हैं, हर आदमी की कहानियां जुड़ी हुई हैं। सो आई वॉन्ट टू मेक इट अ कॉमन मैन्स म्यूजियम कि हर आदमी जिसने पिछली 3 जनरेशन 4 जनरेशन का सामान है कि उसने वो फील करके देखा कि यार जिंदगी ऐसे ऐसे चल के यहाँ तक आई है हमारे लिए। तो आपने देखा कि डॉक्टर आदित्य ने तमाम तरह की चीज़ों को सहेज कर रखा है। कई बार ऐसी चीज़ें जिनको हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, उन सभी चीज़ों को, छोटी बड़ी चीज़ों को आदित्य ने कितने अच्छे से, कितने ध्यान से संभाल रखा है। और हर छोटी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी हुई है, इतिहास जुड़ा हुआ है। और आदित्य जैसे लोग ये सिखाते हैं कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कीजिए वही जिसमें आपको खुशी मिलती है, और साबित कर देते हैं कि वाकई में शौक बड़ी चीज़ है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ गुड न्यूज़ टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। आपने तरह तरह के बैंक देखे और सुने होंगे, लेकिन अब मैं आपको एक अनोखे बैंक की बात सुनाता हूं। इस बैंक में मां का दूध जमा किया जाता है। ममता से भरी कहानी देखें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहला बॉन्ड ही बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग से होता है। बच्चा जानता है अपनी माँ को सबसे अलग, क्योंकि वहाँ से उसे वो पोषण मिलता है। बिना ब्रेस्ट फीड के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, बीमारी पड़ जाते हैं। बाहर की दूध देने में बहुत रोती थी मैं, क्योंकि मेरे बेटे ऐसे क्यों हो गए। मुझे नहीं पता था कि मिल्क बैंकिंग भी हो सकती है, आप मिल्क भी डोनेट कर सकते हो। भगवान की कृपा से मैं भगवान को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोल रही हूँ। ये मौका मुझे भगवान दिया है। अगर किसी की भी हेल्प हो सके तो बहुत अच्छा लगता है। किसी और की जान बच रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रकृति ने माँ और बच्चे के बंधन को मजबूत करने के लिए उन्हें माँ के दूध की डोर से बांधा है। जी हाँ, और माँ का दूध मातृत्व की भावना को परिपूर्ण करता है। माँ का दूध दरअसल बच्चे के लिए, उसकी पूरी जिंदगी के लिए एक अमृत के समान होता है। लेकिन ऐसी कई माएँ होती हैं जो इस बंधन में, इस डोर में बंध नहीं पाती हैं, और फिर नतीजा ये होता है कि उनके बच्चे जान भी गंवा बैठते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रेस्ट मिल्क फाउंडेशन और फोर्टिस ला फेम ने अमारा मिल्क बैंक की शुरुआत की। जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि ये अमारा मिल्क बैंक एक ऐसा मिल्क बैंक है जो ज़रूरतमंद बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, जिनकी माँ उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए दूध नहीं दे सकती, उन्हें मिल्क डोनेट करके मिल्क प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से ये हमारा मिल्क बैंक अपने आप में खास है और कैसे ये ज़रूरतमंद बच्चों तक माँ का दूध पहुँचाने का काम कर रहे हैं। Milk bank is a very old primitive method of feeding babies. जो premature babies जो होती है उसकी mothers के पास जो दूध नहीं होती है उसको babies को देने के लिए वो babies को normally formula feed देते थे। अभी we all know there's a lot of evidence to suggest that it is better to give the mother's milk. तो जब भी mother के पास milk नहीं होती है, हम donor mother से लेके
वो मिल्क को हम प्रोसेस करते हैं, पैस्चराइज करके उसको टेस्ट करके देन वी गिव इट टू द बेबीज़। ये कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया 2016 में। दिल्ली में फर्स्ट हमारा मिल्क बैंक खोला, उसके बाद देन वी हैव ओपन अनदर मिल्क बैंक इन बैंगलोर। डॉक्टर ने बोला था 2 महीने तक आप इसकी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना है, लैक्टोज फ्री मिल्क इसको देना पड़ेगी। फिर मेरे हस्बैंड, मम्मी पापा सब लोग यही बोला था, आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस हो रही है उसको ख़राब क्यों करना है, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं ज़रूरत वाले, आप एक बार सोच सकते हैं। जब बेटी पैदा हुई तो वो लाफे में पैदा हुई, और जब हम डॉक्टर से मिलने गए वहाँ पे पीडियाट्रिक विजिट थे, वहाँ पे हमने पोस्टर देखा और पैम्फलेट्स देखे हमारे मिल्क फाउंडेशन का। मुझे नहीं पता था कि मिल्क बैंकिंग भी हो सकती है, आप मिल्क भी डोनेट कर सकते हो। तो इमीडिएटली मेरे और मेरे हस्बैंड ने हमने वो पैम्फलेट पिकअप कर लिया। बाद में डॉक्टर से बात भी हुई तो वो मन में था कि ये करना चाहिए और मुझे ये एक्सप्लोर करना चाहिए। लाफेमे वालों ने हमारे फाउंडेशन में मुझे कनेक्ट करवाई थी। विद इन 1 or 2 आवर्स के बीच में ये सारी बातें हो चुके थे। ब्रेस्ट मिल्क निकालने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है, वो मशीन भी मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने तुरंत अरेंज किया था, अरेंज करके मुझे शाम तक तो पहुंचवा दिया। वीकली 8 बॉटल्स, ईच बॉटल 150 ml बॉटल, हफ्ते में 8 बॉटल्स में डोनेट करती थी। WHO की गाइडलाइंस है कि बच्चों को पहले 6 महीने के लिए सिर्फ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, क्योंकि पोषण अलग, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए ये ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी भर की बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ऊपर से अगर आप उसे डोनेट कर सकते हैं तो इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। एक तरफ से तो बहुत दुख होती थी, मेरी बेटी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही हूँ, मैं बाहर से दूध खरीद के और बॉटल फीड कर रही हूँ, ये तो बहुत दुख की बात है। मेरे पापा ने मुझे एक ही बात बोला है, बेटा आप चिंता मत करो, भगवान ने किसी एक ही फ़ायदा के लिए आपको, आपकी बेटी को तकलीफ़ दिया गया है, ये ज़रूर ठीक हो जाएगी। आप ऐसा डोनेट किया करो, ये किसी और की जान बचाने के लिए तो आपकी दूध की ज़रूरत है, इसीलिए तो आपके भगवान ने आपकी बेटी को ऐसा दिया गया है। बेबी के नाम पे तोला और ये दान वगैरह किया तो मुझे लगा वो दान तो सब कर सकते हैं, बट ब्रेस्ट मिल्क मदर का ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ फॉर्चुनेट माँ के लिए ही है और कुछ समय के लिए ही है। तो इसलिए मुझे लगा कि और कुछ दो ना दो, इसे ज़रूर देना चाहिए, इसका दान ज़रूर होना चाहिए। कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट आती है, इट ऑलवेज टेक्स अ लिटिल टाइम फॉर पीपल टू गेट यूज्ड टू इट, बट द अमाउंट ऑफ सपोर्ट वी हैव रिसीव्ड इज ट्रेमेंडस। लॉट ऑफ मदर्स आके हमें फ़ोन करके बताते हैं उसके पास एक्स्ट्रा मिल्क है, एंड हमें कांटेक्ट करके दे आर रेडी टू डोनेट मिल्क। वी वर ऑल्सो वेरी सरप्राइज विद द नंबर ऑफ पीपल जो आके हमें मिल्क डोनेट करने के लिए शुरू किया। We have a lot of mothers who are donating milk to us. Almost काफ़ी mothers काफ़ी months के लिए donate करते हैं milk. जो भी mothers जो baby को feed करते हैं उसके बाद excess milk होती है, all those people donate the milk to us. तो ये वही हमारा मिल्क बैंक है जो अब तक कई हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बचा चुका है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि ये मिल्क बैंक जो है किस तरह से काम करता है और मिल्क का स्टोरेज और प्रोसेसिंग किस तरह से होता है। तो जो भी हम कलेक्ट करते हैं मदर्स से, जो डोनर्स जो मिल्क डोनेट करते हैं, हम वी फर्स्ट ब्रिंग इट अक्रॉस टू दी बैंक। वो बैंक में यहाँ आइस बॉक्स में लेकर आते हैं हम, एंड वी पुट इट इनटू द फ्रीज़र ओवर हियर। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द मिल्क। जो भी मिल्क आता है वी कलेक्ट इट एंड पुट इट ओवर हियर इन द फ्रीज़र। यहाँ -20 डिग्रीज में स्टोरेज हो जाती है। देन वी रिमूव द मिल्क, हमें उसको थॉ करते हैं पहले, क्योंकि वो फ्रोज़न होती है, वी हैव टू गेट इट बैक टू रूम टेम्परेचर। हम उसको थॉ करके we mix it under this hood, which is known as a plasma hood, so that the milk does not get infected. जो machine है, this is the pasteurizer machine. So this is what actually heats the milk up to about 63.5 degree centigrade. जब वो temperature में आ जाता है, जो भी bugs है, जो भी है, वो destroy हो जाती है. But also it maintains the nutrition of the milk. When the milk is then pasteurized and वो जब cool हो जाती है, we take a bit of the sample of the milk and वो हम infection के लिए check करने के लिए भेज देते हैं. And we also have what is known as a milk analyzer.
इसमें जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है मिल्क का इसमें इस मशीन में एनालाइज हो जाती है। तो वट एवर मिल्क इज़ देयर वी देन स्टोर इट in this industrial grade freezer at -20 degree centigrade। तो हमारी फाइनल हर बॉटल वैसे होती है विद द न्यूट्रिशन कंटेंट प्रिंटेड ऑन इट, सो दैट व्हेन जो भी डॉक्टर वो प्रीमेच्योर बेबी को दूध दे रहे हैं दे नो एग्जैक्टली हाउ मच न्यूट्रिशन दे गिविंग फॉर द बेबी। काफ़ी हॉस्पिटल्स हमारे साथ मिल्क लेते हैं हमारा ह्यूमन मिल्क बैंक से। तो वी नीड मोर एंड मोर पीपल टू कम एंड डोनेट मिल्क। जो भी डोनेशन हमें मिलता है वी प्रोसेस ऑलमोस्ट अबाउट 40-45 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी मंथ। जो भी हम प्रोसेस करते हैं ऑलमोस्ट इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है। जितना मैंने पढ़ा है, आप जितना बच्चे को फीड करते हैं मिल्क प्रोडक्शन उतनी बढ़ती है। तो अगर एक्सेस मिल्क है तो कुछ और शेयर करने से, स्टोर करने से और डोनेट करने से आई एम श्योर वो मेरे बेबी के लिए और ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं होगा। मुझे तो आई थिंक मेरे लिए तो भगवान से कम नहीं है जिन्होंने, कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने बेबी डिलीवर किया है तो बट मैं उसको खाना तो नहीं दे पा रही थी उस टाइम पे, पर आई एम वेरी थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि मुझे ये उन्होंने हेल्प करी। मेरे दिल से सच में उनके लिए बहुत बहुत दुआएं निकलती हैं, उनके बच्चों के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं और ये बहुत ही एक नोबल कॉज है, मुझे ऐसा लगता है। और डेफिनेटली सबको इस चीज़ में आगे आना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। अगर मैं भी अपना योगदान कभी दे पाऊँ तो मैं भी ज़रूर दूंगी। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारा ह्यूमन मिल्क बैंक ने एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों बच्चों की जान बचाई और उन ज़रूरतमंद बच्चों तक माँ का दूध पहुँचाने की कोशिश की जो ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए माँ का दूध नहीं ले पा रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कई सारी माएँ अपने मातृत्व के भाव को अपने बच्चे तक सीमित ना रखते हुए कई दूसरे बच्चों तक इस तरह से पहुंचाकर उनकी जान बचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। अब मैं आपको उन लोगों की कहानी सुनाता हूं जिन्होंने जिंदगी से कह दिया है कि नो टू रिटायरमेंट, यानी कि 60 के बाद भी घर नहीं बैठना है, काम करते रहना है। ऐसे लोगों की मदद के लिए एक कंपनी भी शुरू हुई है। देश की एक बड़ी कंपनी कहती है कि हमारे यहां बुजुर्ग रिटायर नहीं होते, बस उनका रोल बदल जाता है। मकसद यह है कि 60 साल का अनुभव बेकार ना जाए, देश और समाज के काम आए। ओल्ड इज गोल्ड बट गोल्ड इज ऑल्सो रिटायरमेंट। जी हाँ, 60 की लकीर खिंच जाने के बाद अधिकतर लोगों का ऐसा मानना होता है कि अब वो एक रिटायरमेंट फेज में आ गए और उनके लिए कंफर्ट जोन शुरू हो चुका है। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनका ये मानना है कि एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कम्युनिटीज ने एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें वो 60 से लेकर 80 तक के लोगों को जॉब से लेकर इंटर्नशिप सभी तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। आज हम जानेंगे और उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिनके लिए उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, जो 60 की उम्र पार कर चुके हैं लेकिन उसी जोश और जज्बे के साथ आज भी काम कर रहे हैं। आज से 4 साल पहले जब हमने बहुत सारे सीनियर सिटीजन से बात करना शुरू करा, उनके बारे में, उनके रूटीन्स के बारे में जानना शुरू करा कि एक इंसान रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से अपने आप को इंगेज करता है या अपने क्या रूटीन बनाता है, हमने एक 1.5 ईयर लॉन्ग सर्वे रन किया जिससे हमारे को जो फाउंडिंग्स पता लगी, उस फाउंडिंग्स के बेसिस पे जो मेन एक क्राइटेरिया था, लोग सेकेंड इनिंग में बीमारी जो एक्चुअली आ रही है वो उनके बोरियत से बोलें या एब्सेंस ऑफ रूटीन की वजह से आती है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन दो एक ऐसी बीमारियां मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर करी हैं जिसमें सीनियर सिटीजन्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, स्पेसिफिकली जब उनके पास वो एक 30 साल से 40 साल से जो रूटीन बना होता है वो सडनली ब्रेक करता है। आप 1 महीना पहले तो कर ही रहे थे ना सारा कुछ, तो 1 महीने में तो आप बुढ़े नहीं हो गए। यू नो, एज इज जस्ट ए नंबर, जैसे सब लोग कहते हैं, एज इज जस्ट ए नंबर। ये मेरे को सबसे एक पॉइंट लगा कि देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन जो उनको कुछ रूटीन, कुछ चीज दे, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एवरी डे। दिस वाज द लोगो वी हैड, दिस वाज द मोटो वी हैव राइट नाउ, एंड इसी एक जज्बे से हमने हम कम्युनिटीज की शुरुआत करी।
लोगों को लगता है कि 60 एक ऐसी उम्र है, उसके बाद तो हमें सिर्फ अब अपने एक अंतिम काल जो एक शब्द आता है उसका इंतज़ार करना है। बट जब हमने वो एक साल कुछ लगभग 50,000 सीनियर से बात करी, हमें दिखा कि ये सोच बदल चुकी है। लोग 60 के बाद एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनका रुतबा इतना ज़्यादा है, बट उनको कोई मौका नहीं मिल रहा। हमारा शुरू से कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कोई रिटायर नहीं होता है, तो हमारे लगभग 4,000 लोग बजाज कैपिटल के साथ जुड़े हुए हैं और अभी करंटली लगभग 1% ऑफ हमारी कंपनी की जो एम्प्लॉय बेस है 35-40 लोग, वो 60 से ऊपर हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब लोग 60 की उम्र टच करते हैं तो उनका केवल रोल चेंज हो जाता है, तो वो फुल टाइम एम्प्लॉय से कंसल्टेंट बन जाते हैं। बट जब तक वो काम करना चाहें, जब तक उनमें एनर्जी है, वाइटैलिटी है और कंपनी को कुछ देने को है जो लोगों के पास बहुत होता है, दे कंटिन्यू टू वर्क। हमारी इंडस्ट्री इस 60 की उम्र को एक लेबल जो मानती है, वो पहले जमाने में इसलिए था कि नई जनरेशन को मौका मिले, जो आज भी मिल रहा है। बट एक चीज़ है, हम जो सीनियर सिटीजन आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सीनेजर, सीनियर विद अ टीनेजर स्पिरिट। हम इस एनर्जी और इस एक्सपीरियंस को कॉर्पोरेट्स तक, इंडस्ट्री तक दिखाना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा माइंडसेट का चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हम कम्युनिटीज़ राइज हो रही है और आगे भी होती रहेगी। मेरी उम्र 66 है जी और 35 साल से काम कर रहा हूँ। शुरू किया था एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फिर एवरी सेकेंड ईयर ग्रोथ थी, देन आई हैड रीच्ड अ स्टेज ऑफ 60 ईयर्स, तो 60 ईयर्स रिटायरमेंट थी। अब हर रोज 12 से 14 घंटे काम कर रहे थे। एक दिन ऐसे हुआ कि जी आप उठे, आपने कहीं जाना ही नहीं है, तो पहले तो कहा नहीं ऐसे ही होता है, तो देखा हमने कि बिजी रखना अपने आप को, बिकॉज आप कभी घर फुल टाइम रहे नहीं, आपको घर का पता ही नहीं था क्या होता है घर में, ठीक है। तो जब ये सब देखने लगा तो हमने कहा यार ये इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, तो फिर हमने शुरू किया देखना। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं करना तो ज़रूरी है, तो फिर आई गॉट इन टच विद हम थ्रू रेफरेंस। किसी ने बोला आप लिंक्डइन में जाओ देखो करेंगे, तो वो करा हमने। उनके साथ फिर 1-2 असाइनमेंट मिले, वो शुरू हुआ। फिर अपने आप अपने असाइनमेंट मिलने लगे। आपके टाइमिंग्स ठीक है, आप उठते सुबह हो, अपना पेपर पढ़ते हो, आपका शेड्यूल बना होता है कि भाई ये है, आपकी कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपने 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। हम कम्युनिटी आई गॉट, मेरे को पता लगा हम कम्युनिटीज एंड कृतार्थ थे वो, और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी सीधा ही आ गया था। मैंने हफ्ता 10 दिन के अंदर जैसे कनेक्ट हुए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा आई वुड बी इंटरेस्टेड। हमने हम की शुरुआत हमारे सीनियर सिटीजन्स के घर में करी थी, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो सेकंड होम बोला जाता है आजकल हमारे सीनियर्स का, वहाँ से हम की शुरुआत हुई थी। एंड आज भी अगर किसी सीनियर को हमारे से जुड़ना है, हम सिर्फ ये बोलते हैं वी आर जस्ट अ व्हाट्सएप ग्रुप अवे फ्रॉम यू, वी आर फुली ऑनलाइन एंड एनीवन कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डिजिटल फैमिली विद इन जस्ट अ सिंगल क्लिक। और बहुत जल्द इस साल के अंतिम दौर की तरफ हमारा एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म मार्केट में आने वाला है, हम communities.com पे, जहाँ पर इंडिया का फर्स्ट सीनियर सिटीजन जॉब पोर्टल होगा, जिसके साथ सिर्फ जॉब्स ही नहीं, बहुत सारे खुद कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, खुद से कैसे आप घर बैठे कमा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ पे हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। देखिए अभी तक फरवरी इस ईयर बिगनिंग में अभी तक हम 200 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी जो है उनको हम कम्युनिटीज़ के थ्रू मिल चुकी है। सीनियर्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे सीनियर्स अब 60 पहुंच गए हैं तो ये अब किसी काम के नहीं हैं, उनको इंतज़ार करना है अपने अंतिम दिन का। ऐसा नहीं है। उनका जो वो डिकेड्स का जो एक्सपीरियंस है, वो सिनर्जी इतना ज़्यादा, आप एक्सपीरियंस के साथ इवन जो यंगर जनरेशन जो उनके साथ काम कर रही है उनको इतना सीखने के लिए मिलता है। और आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर हमारे क्लाइंट्स के लिए बेटर क्राइटेरिया हो नहीं सकता। मेरे को अच्छा लगता है जब मैं यंगस्टर के साथ काम करूं, उनको मैं ट्रेन करूं। मेरे पास 40-45 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं कह ही रहा था आपको, वो पूरा निचोड़, मेरा एक्सपीरियंस का निचोड़, आई वॉन्ट टू पास इट ऑन। मैं उन लोगों को पास ऑन करना चाहता हूँ, उनको सिखाना चाहता हूँ कि ऐसे बिजनेस लाइन में कैसे उसको प्रमोट करें,
यू नो एज इज जस्ट ए नंबर, जैसे सब लोग कहते हैं, एज इज जस्ट ए नंबर। एज लॉन्ग एज आपके पास एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, काम करने का वो क्षमता है, विलिंगनेस है और अपॉर्चुनिटीज आते रहें, शायद आपको करना चाहिए। दैट्स व्हाट माय मोटो इज, एंड यू शुड कीप ऑन डूइंग एंड कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी को। ये तो एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई ये जो आपकी ऑब्सेशन है ना कि रिटायर हो गए हैं, ये गलत है। हाँ, आपके पास अब अपना टाइम है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप काम ज़रूर करते रहो। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सभी लोग सीनियर्स के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, यानी कि सीनियर्स प्लस टीनेजर्स। इनका जोश, जुनून और जज्बा ठीक उसी तरह से है जिस तरह से एक नौजवान का होता है। और इन सभी लोगों ने ये बात साबित कर दी है कि उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। इंसान यदि दिल से जवां रहना चाहे तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन कुमार के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। कोशिश से बदलाव की कहानियां जारी हैं। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलता हूं आपको। TV.com पर अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज, और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें तीन साल का एक बच्चा है, 4 मिनट में 195 देशों के झंडे पहचान लेता है। यह कमाल की क्षमता है। आइए साथ में मिलकर हम सब देखते हैं। उम्र 3 साल। नाम श्रेयांक। टीवी स्क्रीन पर दिख रही स्टॉप वॉच पर गौर कीजिए और शुरू कीजिए गिनना। अफगानिस्तान, लिबिया, सीरिया, अंडोरा, अंगोला, चिकन बाबूदा, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, हमास, बहरीन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेल्जियम, ग्रीस, बेनिन, ईरान, बोलिविया, इंडिया। 23 सेकंड होते होते श्रेयांक ने 40 देश के झंडों को पहचान लिया। देखिए कितने फर्राटेदार तरीके से एक के बाद एक सभी देशों का नाम बता रहा है। ये गिनती यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली का ये नन्हा श्रेयांक रिकॉर्ड 4 मिनट के अंदर 195 देशों के झंडों का नाम बता देता है। मलेशिया, मालदीव, माली, माल्टा, मार्शल आइलैंड, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, नाउरू, नेपाल, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वाय। हमारे साथ श्रेयांक हैं जिसकी उम्र महज 3-3.25 साल है और श्रेयांक कंट्रीज के फ्लैग्स देख करके उनके नाम जल्दी बता देता है और लगातार रिकॉर्ड जो है वो कायम कर रहा है। श्रेयांक, ये आप कंट्रीज के नाम जानते हो सब? कौन कौन सी कंट्रीज आप जानते हो? यूनाइटेड किंगडम जानते हो, उसके अलावा? यूनाइटेड स्टेट्स। आप कौन सी कंट्री में आप कौन सी कंट्री में रहते हो? इंडिया। अच्छा, ये सामने फ्लैग जो आ रहा है लैपटॉप पे, वो कौन सा फ्लैग है? हाइटी। ये श्रेयांक की काबिलियत है जो कि तमाम जो कंट्रीज हैं उन सब को ये पूरे मैप पर पूरी तरह से कोड कर देते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है। इसके अलावा सारे फ्लैग्स इनको पता है।
श्रेयांक के इस खास गुण के बारे में उसके मम्मी पापा को कैसे पता चला, इसके पीछे भी एक कहानी है। बात उन दिनों की है जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। उनके फादर हैं मयंक हमारे साथ। मयंक, कब से ये शुरुआत जो है वो श्रेयांक ने की है? जी, जैसे सबको पता है कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा है तो भी इतना घूम नहीं पाते थे। तो जब लॉकडाउन खुला ही तो ऐसे ही इसको ड्राइव पे ले गया सीपी और डिप्लोमेट एरिया में, वहाँ खुला होता है। तो वहाँ पे कुछ फ्लैग्स देखे, इसने हमसे पूछा कि ये कौन से फ्लैग है पापा? तो ये वाज लाइक बेटा मुझे भी नहीं पता। सो हम लगा घर आके बताएंगे, तो फिर घर आ गए। ही डिडंट फॉरगेट, बोलता कि बताओ पापा वो कौन सा था, पापा वो कौन सा था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो हमने गूगल करके कुछ ढांढ के इसको बताया कि बेटा ये फ्लैग्स हैं। सो बात ख़त्म हो गई, हम सो गए। पर नेक्स्ट डे पापा वो कौन सा है और बताओ और बताओ। तो वी थॉट कि चलो इसको और बता देते हैं। करते करते हार्डली 1 or 2 मंथ वी डोंट इवन रिमेंबर, इसको सारे फ्लैग्स याद हो गए। एंड विद टाइम विद प्रैक्टिस इसकी जो टाइमिंग है वो कम होती जा रही है। सो दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। बाकी सारा जो श्रेय है इसको सिखाने का इसकी मदर को ज़्यादा है, बिकॉज सब कुछ उसी ने सिखाया है। इंडिया। दिन बीतने के साथ श्रेयांक के सवालों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी और श्रेयांक के मम्मी पापा के पास जवाब देने के लिए गूगल के अलावा कोई चारा नहीं बचा। श्रेयांक की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई। श्रेयांक के पापा मयंक तो हैरान परेशान हो गए, लेकिन श्रेयांक की मां श्रुति श्रेयांक के सवालों का जवाब ढूंढती रही। पजल्स में बहुत इंटरेस्ट है और वर्ल्ड मैप वाली पजल्स, और उसको वो आइडेंटिफाई कर लेता है कौन सी कंट्रीज कहाँ पे है, वो लगा देगा, आपको बता देगा। उसके फ्लैग्स भी आइडेंटिफाई करके प्रॉपर जगह पे लगा देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ ऑलवेज इंक्विजिटिव। उसकी लिस्ट रेडी है। तो आफ्टर फ्लैग्स ही वाज लाइक कि मुझे लैंडमार्क्स करने हैं। सो ही डिड द लैंडमार्क्स। उसको अराउंड द वर्ल्ड बहुत फेमस जो अराउंड 90 लैंडमार्क्स है वो पता है। एंड उसकी लिस्ट रेडी है कि ये तो बहुत कम है, मुझे सारे करने हैं। उसके बाद उसकी लिस्ट रेडी है, मुझे और कैपिटल्स करनी है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द कंट्रीज फ्लैग्स अब मुझे उनकी कैपिटल्स भी बताओ। तो सर मतलब यस, उसकी इंक्विजिटिवनेस इतनी ज़्यादा है, वो उसकी रेडी है लिस्ट के। अब इसके बाद मैं ये करूँगा। श्रेयांक की इस प्रतिभा को उसके पापा मयंक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि श्रेयांक की इस खूबी की वजह से भारत का नाम रोशन हो। He has already made us proud. इससे आगे इसको we have applied for the Guinness. उनका एक प्रोसीजर है, they have asked for almost 2 to 3 months। वो हमें रिप्लाई करेंगे, we are waiting for the reply. So अगर वो भी आ जाए तो इस आइसिंग ऑन द केक। बिलीव अगर ये इंडिया के लिए गिनीज ला पाता है या जीत पाता है या रिकॉर्ड बना पाता है तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड आई थिंक फॉर द होल कंट्री कि ऐसे एक इंडिया का किड है 3 साल का, वो ये कर पा रहा है। एंड विद दी कमिंग टाइम्स आगे चलकर इसकी अगर मेमोरी और इसकी पिक्टोरियल मेमोरी जिसे बोल रहे हैं जो भी शार्प रहती है, तो वो फुल इंडिया के लिए और भी कुछ रिकॉर्ड्स बना पाए या कुछ बड़ा काम कर पाए। इंडिया के लिए जो कर पाए दैट विल बी वेरी गुड फॉर मी। श्रेयांक और उनकी मदर और फादर दोनों ही अब ये चाहते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका बच्चे का भी नाम जो है वो शामिल हो और गोल्ड मेडल लेकर के देश का नाम भी रोशन करे। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के हवाई अड्डे में विमानों के लिए बाईपास या फ्लाईओवर बन रहे हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में कुछ और कहते हैं, लेकिन ये जब पूरा हो जाएगा तो यात्रियों का समय और पैसा भी बचेगा, प्रदूषण घटेगा। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको बहुत कमाल का अनुभव होगा। चलिए साथ में देखते हैं। ये दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फ्लाइट लैंड करती है। फ्लाइट की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। रनवे से सरकती हुई अब ये फ्लाइट एयरपोर्ट के उस हिस्से की तरफ बढ़ रही है जहां पैसेंजर फ्लाइट से उतरेंगे। विमान के रनवे से पार्किंग एरिया तक जाने को अंग्रेजी में टैक्सिंग कहते हैं। इसमें 3 काम होते हैं। फ्लाइट के टेक ऑफ से लेकर उसकी लैंडिंग और फिर टैक्सिंग होने तक काफी तेल खर्च होता है। यात्रियों को समय लगता है। रनवे से टैक्सीवे और फिर टैक्सीवे से रनवे तक जाने में एक फ्लाइट को औसतन 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और औसतन 350 लीटर ईंधन की खपत होती है। विमान से बाहर निकलने में यात्रियों को लैंडिंग के बाद औसतन 10 से 15 मिनट का वक्त ज्यादा लगता है। सोचिए, अगर रनवे से पार्किंग की दूरी घटा दी जाए तो किराया सस्ता होगा।
यात्रियों का वक्त बचेगा और तेल से होने वाला प्रदूषण भी घटेगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यही ट्रिपल प्रोटेक्शन देने की कोशिश चल रही है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दूर दूर तक लंबी चौड़ी कंक्रीट की छत तैयार की जा रही है। यही है वो टैक्सी वे जिसके ऊपर से हवाई जहाज के पहिए गुजरेंगे और छत के ठीक नीचे सुरंगनुमा रास्ते से गाड़ियां गुजरेंगी, ठीक वैसे ही जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास का ये इलाका चारों तरफ सड़कों का जाल फैला है। दोहरे एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे को बनाने के लिए एयरपोर्ट एरिया को और बढ़ाया जा रहा है, जिसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। ये 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर टेकिंग ऑफ और लैंडिंग के वक्त आपको काफी इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ये जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि देश का पहला डुअल एलिवेटेड टैक्सी हाईवे जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। और इस वक्त हम उसी डुअल एलिवेटेड टैक्सी हाईवे पर मौजूद हैं, जो दिसंबर 2022 तक बनके तैयार हो जाएगा। पहले एयरक्राफ्ट को 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब इस हाईवे के कारण जो है ये दूरी घटकर 2.1 किलोमीटर हो जाएगी। और इसकी खास बात ये होगी कि साल में 55,000 टन का जो CO2 एमिशन होता है वो भी बचेगा। टैक्सीवे बनने से किराए में कमी और वक्त बचने की बात तो आप समझ गए हैं। अब आपको बताते हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए ये एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे कितना फायदेमंद होगा। जब फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं तब सबसे ज्यादा कार्बन निकलता है। आंकड़े बताते हैं कि फ्लाइट्स के टेक ऑफ में सालाना लगभग 55,000 टन कार्बन पर्यावरण में घुलता है। एक फ्लाइट के टेक ऑफ में औसतन एक बार में 1114 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पर्यावरण के संरक्षण को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन का लक्ष्य है कि वो साल 2030 तक दिल्ली के इस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन की स्थिति तक पहुंचाएगा। टैक्सीवे का इस्तेमाल फ्लाइट की लैंडिंग और पार्किंग का अंतर खत्म करेगा, तो साथ ही कार्बन का प्रदूषण भी कम होगा। हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट में पर्यावरण के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली एयरपोर्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली एयरपोर्ट है। हम लोग ACDM एयरपोर्ट कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग ये टूल बना के हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पिछले 5 साल से। इसके वजह से हम लोग का वो एयर साइड अच्छी तरह मैनेज कर सकता है, उसका एमिशन कम हो गया। न्यू ड्यूअल ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे हम लोग जो कुछ बना रहे वो पहली बार कंट्री में बना रहे हैं। इसके हिसाब से वो ऑपरेशन होने के बाद पूरा 1 साल में 55,000 टन्स एनुअली हम लोग का कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। इस एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे बनने से पैसेंजर्स को लैंडिंग के बाद कम समय विमान के भीतर गुजारना होगा। साथ ही फ्लाइट्स के सर्कुलेशन पाथ में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। सिंगापुर समेत कई और भी ऐसे देश हैं जहां एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे का मॉड्यूल बहुत सफल रहा है। टैक्सीवे वो पैसेंजर की भी अच्छा एक्सपीरियंस बना जाता है। कैसे? वो ट्रैवलिंग टाइम, वो जाने का टाइम है एयरप्लेन से रनवे से एयरप्लेन, उसका जर्नी टाइम, ट्रैवल टाइम वो कम हो जाता है। इससे से वो तब बच जाता है टाइम। हम लोग ये एक्सपेंशन जो कुछ कर रहे हैं अंडर फेज 3 ये टैक्सी उसके हिसाब से कर रहा है। हम लोग ये कर सकते हैं, बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली, ये पूरा एक्सपेंशन होने के बाद आपका दिल्ली एयरपोर्ट एयर साइड 140 मिलियन पैसेंजर तक हैंडल कर सकता है।
देखा कि किस तरह से ये डुअल एलिवेटेड टैक्सी हाईवे बनकर तैयार हो रहा है और दिसंबर 2022 तक इस पर सभी तरह के एयरक्राफ्ट जो है एक साथ 2 एयरक्राफ्ट भी इस पर आ जा सकेंगे और नीचे से बड़े आसानी से आप फ्लाईओवर के नीचे से अपनी गाड़ी को भी ले जा सकेंगे। खास बात यह है कि साल 2030 तक दिल्ली एयरपोर्ट इस बात की तैयारी कर रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरह से जीरो कार्बन जोन बन जाए। तो देखना यह होगा कि किस तरह से ये सभी प्रोजेक्ट्स को एक एनवायरमेंट फ्रेंडली की ओर आगे ले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। इन सभी कहानियों का सिर्फ एक ही मैसेज है कि जिद के आगे जीत है, हारना नहीं है, आगे बढ़ना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी है तो स्क्रीन पर लिखे ईमेल एड्रेस पर हमें भेज दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू। .com पर अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे तो